हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली मैगजीन है गाइस, करंट अफेयर्स की अप्रैल 2024 की। आज गाइस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमी सेक्शन। तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। और जिन्होंने भी अभी अप्रैल का पॉलिटी गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं देखा है तो वो भी प्लेलिस्ट पे जाएं और चेक करें। पूरे ही ईयर की अगर आप लास्ट ईयर की उठाना चाहें या अभी मार्च अप्रैल जो भी है वो भी अगर आप उठाना चाहें तो प्लेलिस्ट में सारी ही मैगजीन्स गाइस क्रिएट कर गई हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं और अपने करंट अफेयर्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आज हम इकोनॉमी में सबसे पहले टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं दैट इज़ योर हाई इनकम, वेल्थ एंड इनइक्वालिटी इन इंडिया। ठीक है, दिस इज़ आवर टॉपिक। अब देखो ये न्यूज़ में क्यों रहा, इससे जुड़ी हुई तमाम टर्म्स को हम समझेंगे। ठीक है। कई बच्चों का मुझे ना एक ये भी सुझाव आ रहा है कि मैम आप एमसीक्यूज भी डालो जो भी मैगजीन्स के क्वेश्चंस हैं। तो डेफिनेटली वो भी हम शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप उससे पहले आप अच्छे से हर टॉपिक को ज़रूर समझ लो ताकि आप एमसीक्यूज में नंबर भी अच्छे ला पाओ। एमसीक्यूज के साथ साथ आई एम ट्राइंग टू पुट द मेंस क्वेश्चंस एज वेल, क्योंकि प्रीलिम्स के तुरंत बाद वो भी शुरू हो जाएगा प्रोसेस। तो अभी ज़्यादा एमसीक्यूज कर देंगे, कुछ टाइम बाद मेंस के क्वेश्चंस भी डाल देंगे। आज हाई इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया पर देखो बहुत सारी ऐसी ना रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ना इंडिया की हाई इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी को बहुत अंडरस्कोर किया गया है, जिससे बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है कि क्यों इतनी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, कॉन्सेंट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या बिल्कुल अनइक्वल है, कैसे चल रहा है। तो वो सारा का सारा देखते हैं। तो देखो कुछ ना रिपोर्ट एक तो निकालता है ऑक्सफर्म रिपोर्ट। ऑक्सफर्म रिपोर्ट वालों ने बताया कि जो हमारा टॉप 1% है ना, वहीं पे इनकम कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। और जो शेयर है इनकम का बॉटम में, वो 50% कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, रिच बहुत रिच होता जा रहा है, पुअर बहुत पुअर होता जा रहा है। रिच बिकम्स रिचर एंड रिचर, पुअर बिकम्स पुअरर एंड पुअरर। दिस इज व्हाट हैपनिंग। फिर टॉप 5% जो इंडियंस हैं उनके पास 60% से भी ज़्यादा कंट्री की वेल्थ है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब कह रहा है कि देखो इस फिगर से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस कदर हमारे देश में एक बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी है, बहुत ज़्यादा गैप है रिच और पुअर के बीच में। अब ये कह रहा है हम सीधा ही अपने टॉपिक पे बात करते हैं और देखते हैं टर्म्स के बारे में। इनकम, अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करें इंडिया के अंदर तो सबसे पहला एक शब्द उठाते हैं वेल्थ इनइक्वालिटी। देखो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा अनइक्वल कंट्री है ना। रिच यहाँ पर बहुत फास्ट पेस पे रिच हो जाते हैं, पुअर बहुत बुरी तरह से, उसको इतना भी पैसा नहीं मिल पाता कि वो मिनिमम वेज भी वो उठा पाए। समझ रहे हो, ये ऑक्सफर्म वाले रिपोर्ट में ये ट्रिगर करा गया और ये बात निकल कर आई है। अच्छा, इनकम इनइक्वालिटी के बारे में देखें तो 22.6% यानी 22.6% जो नेशनल इनकम है वो सिर्फ टॉप 1% ही इंजॉय कर रहा है। कह रहा है ये तो बहुत बुरा हाल है। कह रहा है इट इज अमंग द वेरी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, हायर देन इवन द यूएस। कह रहा है यूएस के अंदर भी जो रिच कम्युनिटी रहती है उसका भी ये हाल नहीं है जो आपकी कंट्री में है कि नेशनल इनकम का 22.6% नेशनल इनकम टॉप 1% के पास जा रही है। फिर ये कह रहा है कि आपके देश में, अब हम दूसरा पैरामीटर अगर उठाएं रूरल और अर्बन डिवाइड का, तो वो भी देख लो आप। कह रहा है देखो जो एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रूरल एरिया में हो रहा है वो 3773 का हो रहा है। वही चीज़ अर्बन इंडिया में 6459 है। फिर कह रहा है जेंडर पे गैप देखो, इंडिया में जो व्यक्ति है, आदमी है, वो 82% ऑफ द लेबर इनकम अर्न कर रहा है, वुमेन बेचारी 18% पर है। तो कह रहा है देखो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 की उठा लो तो आपको ये जेंडर गैप भी मिल जाएगा, जेंडर पे गैप मिल जाएगा। तो देख रहे हो, अभी कह रहा है कि क्या कारण क्या है जिसकी वजह से ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा है इंडिया में। तो कह रहा है सबसे बड़ा फैक्टर है अनइवन इकोनॉमिक ग्रोथ। कह रहा देखो आप ना स्टेट्स उठाओ, ठीक है, महाराष्ट्र उठा लो, कर्नाटका उठा लो, यहाँ पे सर्विस सेक्टर इतना ज़बरदस्त है कि 60% जीडीपी दे रहा है। ठीक है, और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे सर्टन स्टेट्स हैं जहाँ पर है ही नहीं इतना बेनिफिट उठाने के लिए, सर्विस सेक्टर इतना ग्रोथ नहीं कर रहा है, इतनी अर्निंग नहीं है, पर कैपिटा पैसा नहीं है, पर कैपिटा इनकम नहीं है इतनी। फिर कह रहा और बची कुछ कसर जो वो कोविड 19 के पेंडेमिक ने हटाई। कोविड 19 के पेंडेमिक ने, आप समझ लो, बॉटम जो 50% इंडिया पॉपुलेशन रहती थी, नीचे वाली जो पॉपुलेशन जिसकी ऑलरेडी मिनिमम वेज ही बेचारों की इतनी कम होती थी,
उनकी वेल्थ और ज़्यादा ख़त्म हो गई कोविड-19 की वजह से। कह रहा है जो हमारे टोटल नंबर ऑफ बिलियनियर्स इंक्रीज़्ड हो गए 102 जो 2020 में होते थे, अब वो 166 बिलियनियर्स हो गए हैं। कह रहा देख रहे हो आप हाल देखो। कह रहे हाल ये है कि जो बॉटम परसेंट जो पॉपुलेशन रहती थी, वो और ज़्यादा उसकी वेल्थ चली गई। जो बिलियनियर था, उसकी इनकम बढ़ती चली गई। नंबर ऑफ हंग्री इंडियंस जो कभी 19 करोड़ होते थे, कोविड-19 की वजह से इतने भूखमरी इंडिया में आ गई और 35 करोड़ लोगों को खाने को नहीं मिलता है। लगाओ आप। फिर तीसरी समस्या जो इंडिया के अंदर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को राइज कराती है, दैट इज टैक्स सिस्टम। कह रहा गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स का स्लैब जो है वो 30% से 22% कर दिया है, 30% टू 22% कर दिया है। कह रहा अगर आप अभी एक्साइज ड्यूटी को देखो, जीएसटी वगैरह को देखो, ये सारे इंक्रीज करे हुए हैं आपने। अप्रॉक्सीमेटली 64% जो टोटल जीएसटी है हमारा, वो बॉटम 50% पॉपुलेशन दे रही है और टॉप लेवल सिर्फ 4% दे रहा है। कितनी शर्म की बात है। देखो डेटा उठा लोगे तो आपको शर्म आने लग जाएगी। एंड दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल कोटिंग द आंसर, आपको ज़रूर याद रखना है। फिर कह रहा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ जाओ, हेल्थ केयर की तरफ जाओ। कह रहा इंटर जनरेशनल पॉवर्टी है। अब एक शब्द आपके पास आया है, इंटर जनरेशनल पॉवर्टी। आपको पॉवर्टी के टाइप्स पता होने चाहिए गाइस, ये ध्यान रखना। अगर पॉवर्टी के टाइप्स नहीं पता होंगे तो फिर आप अच्छे से आंसर को कर नहीं पाओगे और आपको वोकैबुलरी भी अपनी स्ट्रांग करनी है। इंटर जनरेशनल पॉवर्टी गाइस समझो क्या होता है। कह रहा ना इट परपिचुएट्स इंटर जनरेशनल पॉवर्टी। क्या होता है, यानी एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो अपनी फैमिली को हु ग्रू अप इन फैमिलीज, वो ऐसी फैमिली में ग्रू अप हो रहा है जहाँ पर इनकम पॉवर्टी लाइन से भी बिलो है एंड देमसेल्फ पुअर एज एडल्ट्स, है ना। जनरेशन बस मान लो एक बच्चा है, वो एक ऐसी पॉवर्टी वाली फैमिली में ग्रो अप हो रहा है कि वो बस आसपास के स्कूल में किसी तरह पढ़ रहा है, बहुत कम रिसोर्सेस में काम चला रहा है, उसको वो पूरा अभाव रहा उसके जीवन में, बहुत सारे अभाव रहे, है ना। अब जो इतनी सारी जो अभाव रहे उसके, तो वो डेफिनेटली जो उसने प्रॉब्लम झेली है, स्ट्रगल झेल रही है, वो दूसरी जनरेशन पर भी जाएंगी। अब इंटर जनरेशनल पॉवर्टी का सीधा सीधा कॉन्सिक्वेंस जानते हो क्या होता है? फूड इनसिक्योरिटी, बर्थ एंड डेवलपमेंटल इश्यूज होंगे, है ना। अब जो बच्चे को आपने ठीक से खाना पीना नहीं दिया, डायस्लेक्सिया की बीमारी हो सकती है और भी बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। उसको जल्दी से लर्न नहीं हो जाए उसको एडीएचडी हो जाए, अनसेफ लिविंग कंडीशंस होंगी, उसके वायलेंस इंक्रीज होगा, विक्टिमाइजेशन उसके अंदर हो सकता है। तो अल्टीमेटली इंटर जनरेशनल पॉवर्टी क्या करती है? पॉवर्टी को और इंड्यूस करती है। पर्सन के पेरेंट्स के बैकग्राउंड खराब होने की वजह से बच्चे पर भी उसका गलत असर आना, उसी को हम कहते हैं इंटर जनरेशनल पॉवर्टी। और इकोनॉमिक मोबिलिटी कम है, स्पेसिफिकली रूरल एरिया और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, अच्छा हेल्थ केयर नहीं मिल पाता। कह रहा लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं लो पेड जॉब्स में ही फंसे रह जाते हैं। तो कह रहा देखो समस्या। फिर कह रहा है एलपीजी ने भी बड़ा अच्छा काम किया है, मैं बता दूं जरा किस कदर अच्छा काम किया है कि कैसे गैप क्रिएट हुए। कह रहा है एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ने, जैसे आप उठाओ टेलीकॉम एंड सिविल एविएशन को बहुत फायदा हुआ, ठीक है, इसकी रिफॉर्म से। कह रहा है लेकिन नुकसान कौन से सेक्टर्स को हुआ? कह रहा है एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को उठा लो। कह रहे बड़ा ही नेग्लिजेंस रहा यहाँ पर। लार्ज प्रपोर्शन इंडिया का वर्क फोर्स जो कभी एग्रीकल्चर ये सब करता था, उसको लो वेजेस मिलने लग गई, उसको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिली। तो कह रहा एलपीजी का फायदा भी समझ लो एक अपर लेयर को मिला, बॉटम तक वो गया ही नहीं। समझ रहे हो आप, ग्रास रूट लेवल तक एलपीजी के कोई फायदे गए ही नहीं। तो कहाँ से आप अच्छा बोलोगे फिर आप? फिर कह रहा देखो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से आप समझ लो सोशल अनरेस्ट होगा, इसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे भी पड़ेगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे पड़ेगा, पॉवर्टी डेप्रिवेशन इंड्यूस करेगा ये, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ ये ह्यूमन डेवलपमेंट को भी हैंडल करेगा। तो कह रहा है क्या क्या ऐसे मेजर्स उठाए जाएं जिससे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी खत्म हो या रिड्यूस हो। तो कह रहा है इसके लिए हमने ना इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोग्राम चलाए, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन चलाया हमने ताकि पॉवर्टी रिड्यूस हो, पुअर हाउस होल्ड को एक गेनफुल एक्सेस मिले, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। हमने कुछ और इनिशिएटिव रूरल एरिया के लिए लिया, एमजी नरेगा आपने सुना होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्किल इंडिया मिशन। कह रहे हैं ये इसीलिए चलाए गए ताकि ये पॉवर्टी से लोग ऊपर उठे और ख़त्म हुए उनके साथ पॉवर्टी।
फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की गई, कह रहे प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में ही आ गई, जिसका काम ही यही था कि चाहे कोई भी हो इंडिया में, उसके पास फाइनेंशियल सर्विसेज हो, बैंकिंग की सुविधा हो, इंश्योरेंस सेविंग की सुविधा हो, रेमिटेंस की सुविधा हो। ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन तभी होगा ना जब ग्रास रूट लेवल पे जो व्यक्ति बैठा है उनका फाइनेंशियल अकाउंट होगा बैंक में। अदर इनिशिएटिव भी लिए गए, पीएम मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, ये सब लिए गए। सोशल सिक्योरिटी मेजर्स उठाए गए, अटल पेंशन योजना एक बहुत ही ओल्ड एज आपकी इनकम सिक्योरिटी स्कीम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए। 18 साल की उम्र से ही आप कुछ पैसा पे करते जाइए, उसके बाद 60 साल के बाद आपको पैसा इसमें दिया जाएगा। ऐसी और एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम इस तरह से बनाई गई। फिर ये कह रहा है प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी के बारे में। कह रहा देखो अभी आपने देखा कि जेंडर पे गैप है, कह रहा हमने जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए क्या किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम आई, और जिसमें हमने जेंडर बायस सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन की, बोला कि इसको प्रिवेंट करना है, इंश्योर करना है एजुकेशन और गर्ल चाइल्ड का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। अदर इनिशिएटिव हमने लिए, वन स्टॉप सेंटर स्कीम लिया, स्वाधार गृह लिया, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पे बात करी हमने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात करा कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में लॉन्च हुआ ताकि एग्रीकल्चर और प्रोडक्टिव सस्टेनेबल हो जाए। कुछ और मिशंस पे हमने काम किया ताकि हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ हो और जो हमारा एसडीजी गोल है 2030 का वो भी हम अचीव कर पाए। अब पता है क्या होता है, देखो कहना बड़ा आसान है लेकिन समस्या ये बड़ी गंभीर समस्या है गरीबी की। तो बड़े सारे चैलेंजेस आते हैं काउंटर करने में वेल्थ और इनकम इनइक्वालिटी में। कह रहा क्या है वो चैलेंज, कह रहा सबसे भारी चैलेंज है साइज एंड डाइवर्सिटी ऑफ द पॉपुलेशन। हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत मैसिव है, बहुत डाइवर्स है, 1.3 बिलियन। बहुत आसान नहीं है इस पूरी पॉपुलेशन को टैकल कर पाना। ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से यूनिफॉर्म पॉलिसीज लेकर आना बहुत मुश्किल है इम्प्लीमेंट करना। फिर कह रहा परसिस्टेंट सोशल इनइक्वालिटी को आप कैसे रोक दोगे। कह रहे जो लड़ाइयाँ कास्ट सिस्टम पे होती हैं, जेंडर केसेस पे लड़ाई लड़ी जाती हैं और दूसरे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आती है, वो आप कैसे रोक दोगे। फिर रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड है, इंडिया के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड है, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो हर जगह टारगेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम चला पाए। फिर चौथी समस्या है गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। कह रहा इतनी इनएफिशिएंट गवर्नेंस है, इतना करप्शन है दुनिया में, स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर पुअर इम्प्लीमेंटेशन होता है जिसका पॉलिसी बना तो दी गई है लेकिन उस पॉलिसी के बारे में ना किसी को अवेयरनेस है ना उस पर कोई काम करता है। फिर रेजिस्टेंस टू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, बहुत सारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, रेजिस्टेंस टू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, लैंड रिफॉर्म्स हैं, लेबर रिफॉर्म्स हैं, ये रिफॉर्म्स भी हमें कहीं ना कहीं रोकते हैं कि हम कुछ अच्छा कर पाए, काउंटर करने में बड़ी मुसीबत डालते हैं। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है ऐसा क्या करोगे, सबसे पहला काम करो इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ो। अब इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, यानी कि आप कुछ ऐसी पॉलिसीज को प्रमोट करो जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, एंटरप्रेन्योरशिप आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आए, स्पेसिफिकली आपके रूरल एरियाज में मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ आए। आप ज़्यादा से ज़्यादा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाओ, डेवलपमेंट पे पैसा लगाओ ताकि रूरल अर्बन का डिवाइड खत्म हो। आप एक्सेस करो एजुकेशन हेल्थ केयर का, बजटरी एलोकेशन हेल्थ सेक्टर का बढ़ाओ, स्ट्रेंथन कर दो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को, कैश ट्रांसफर, सब्सिडी, पेंशन स्कीम्स को सेफ्टी नेट की तरह, जो भी इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इस तरह से पहुँचाओ आप। टैक्स जैसे आपका डीबीटी स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली स्कीम है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है कि कम से कम बेनिफिशियरी के पास ही पैसा जा रहा है। पहले तो बड़ी मुसीबत थी, श्याम लाल पे अकाउंट है, राम लाल के उस पर पैसा जा रहा है, मतलब अकाउंट मतलब कार्ड उनके नाम पर है, सारा का सारा राशन कार्ड का सामान जा रहा है श्याम लाल के घर में, रामलाल का अकाउंट है, श्यामलाल के पास जा रहा, मतलब बहुत बहुत दिक्कत थी। मतलब आप ये समझ लो टारगेट बेनिफिशियरी को सामान मिल ही नहीं पा रहा है। फिर टैक्सिंग इंडियाज वेल्थियस्ट, इंडिया के टैक्स आप सबसे ज़्यादा बढ़ा दो क्योंकि टैक्सिंग इवन 1% इज इनफ टू फंड मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स। आई एम टेलिंग, ईज कर दो टैक्स को, आप बर्डन जो पुअर पे आपने डाला हुआ है ना उसको ईज कर दो। अब बढ़ाओ किन का, वेल्थियस्ट का। एड्रेस करो सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म कराओ, जेंडर डिस्पैरिटी के लिए लोगों को अवेयर करो, अवेयरनेस से काम होगा। ठीक है, लॉज उस तरह के रेगुलेशंस पे लाओ आप। और लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इसी का पार्ट है गाइस, दैट इज इनहेरिटेंस टैक्स एज अ टूल ऑफ वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। न्यूज़ में क्यों रहा,
क्योंकि जो इनहेरिटेंस टैक्स का यूज़ हुआ है, एक सिस्टम है वेरी मच सिमिलर टू इन यूएस के अंदर एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम के बिल्कुल उसी तरह है ये क्या करेगा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को एड्रेस करेगा इंडिया में। ठीक है, इस पे बहुत डिबेट भी चली। आज समझते हैं इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है। देखो, इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब है वो प्रॉपर्टी पे डिवाइड किया जाएगा जो आपने इंडिविजुअल के डेथ पे ली। जैसे किसी के फादर की डेथ हो गई तो बेटे के पास प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर होने जा रही है तो उसी वक्त एक टैक्स लिया जाएगा जिसको हम इनहेरिटेंस टैक्स बोलेंगे। एक बात और ध्यान रखना, ये स्टेट टैक्स से डिफर करता है कि स्टेट टैक्स तब लिवाय किया जाता है जब टोटल वैल्यू पे लिवाय किया जाता है, डिसीज पर्सन के एसेट्स पे। ये ध्यान रखना। इट इज़ डिवाइड बाय मैनी कंट्री। जापान में इसका टैक्स रेट 55% है, साउथ कोरिया में 50% है। ठीक है, हिस्ट्री और इनहेरिटेंस टैक्स की इंडिया में, पहले इंडिया में कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं था। अर्लियर सिर्फ स्टेट ड्यूटी होती थी, 1953 से इम्पोज की गई थी। 85% इसका टैक्स रेट था। बाद में बहुत अनपॉपुलर हुई, 1985 में इसको अबॉलिश कर दिया गया था। फिर सिमिलर टू स्टेट ड्यूटी गिफ्ट टैक्स आया, वेल्थ टैक्स आया। बाद में इसको भी हमने अबॉलिश करा, फिर गिफ्ट टैक्स को वापस रीइंट्रोड्यूस करा 2004 में। गिफ्ट टैक्स कुछ नहीं होता बल्कि एक टैक्स है गिफ्ट पे, जो आप जो भी 50,000 से ज़्यादा का कोई गिफ्ट अगर दे रहे हैं तो उस पर आपको टैक्स लगा के देना पड़ेगा। डोनेशन वगैरह क्लोज रिलेटिव्स को जब आप गिफ्ट दे रहे हो, गिफ्ट ड्यूरिंग वेडिंग्स एंड ऑल, उस पर नहीं लगाया जाता है। अब देखो, इनहेरिटेंस टैक्स की जहाँ बात आई तो क्यों इंडियन गवर्नमेंट इस तरह के काम कर रही है, क्यों इस वाले टैक्स पे लगाने की बात कर रही है? उसका सबसे बड़ा कारण है, हम चाहते हैं रेवेन्यू जनरेट करना। क्योंकि गवर्नमेंट के पास अगर सोशल सेक्टर प्रोग्राम को अगर गवर्नमेंट चाहती है पूरे लोगों को अपलिफ्ट करना, वेल्थ इनइक्वालिटी को कम करना, तो इंडिया के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो रेवेन्यू जनरेट करें। फिर हम ये भी चाहते हैं कि वेल्थ इनइक्वालिटी पर भी रोक लगे, इसलिए भी हम चाहते थे ये टैक्स लगे। फिर प्रमोट हम मेरिटोक्रेसी चाहते हैं, यानी जो टैक्स इनहेरिटेड वेल्थ है कैन हेल्प क्रिएट अ मोर लेवल प्लेइंग फील्ड, और ये मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी बनाएगी। यानी टैक्सिंग इनहेरिटेड वेल्थ इंश्योर सक्सेस इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स एफर्ट एंड टैलेंट रादर देन फैमिली वेल्थ एंड प्रिविलेज। है ना, आपको भी सीधा ट्रांसफर कर दी गई। मैंने कहा ना, ऐसे मान लो फादर की डेथ हो जाती है, बेटे को प्रॉपर्टी मिल रही है या बेटी को प्रॉपर्टी मिल रही है, तो अच्छा ये रहता है कि आप क्यों किसी की मेहनत पर जियो। है ना, अल्टीमेटली बच्चा भी मेहनत करे, उसको टैक्स भरे उसका, तो कुछ देने के बाद आपको पैसा वो मिले, चीज़ मिले। है ना, क्यों किसी से ऐसे ही फैमिली वेल्थ एंड प्रिविलेज आपने ले ली। समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए मेरिटोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए। फिर इनकरेजिंग प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो वेल्दी इंडिविजुअल है वो भी अपनी वेल्थ को सही जगह पे प्रोडक्टिव टाइमली उसको इन्वेस्ट करें अपने लाइफ टाइम में। है ना, और इंटरजनरेशनल इक्विटी हम चाहते हैं। हम चाहते हैं इनहेरिटेंस टैक्स ये इंश्योर करेगा कि रिसोर्सेज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जनरेशन्स के अमंग, रादर देन परपेचुएटिंग डायनेमिक वेल्थ एक्यूमुलेशन जैसा ना हो। क्योंकि ना इसकी वजह से देखो, लोग ना मार भी देते हैं। मतलब मान लो सन को लगा कि पिताजी के पास बहुत पैसा और वेल्थ है, मार दो ताकि फटाफट वेल्थ आ जाए। अब ये जब डर रहेगा कि इनहेरिटेंस टैक्स भी लगेगा तो बहुत फायदा होगा। अब इम्प्लीकेशन क्या होगा? इनहेरिटेंस टैक्स लगाने का सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन ये होगा, पोटेंशियल टैक्स इवेजन। असर बता रहा है कि अगर आप इनहेरिटेंस टैक्स लगा देते हो तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि आपके ही देश में टैक्स चुराने की प्रक्रिया और ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि हाई टैक्सेशन रेट होगा। अब लोग सोचेंगे भाई इसको कैसे अवॉइड किया जाए, तो वो क्या करेंगे, इट में लीड टू डिस्ट्रेस सेल्स टू डिपॉजिटिंग टैक्सेस। वो डिस्ट्रेस सेल्स करने की कोशिश करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रेस्ड क्या होता है ना, हमने ये टर्म बहुत पढ़ी होगी आपने। एक होती है डिस्ट्रेस सेल्स, तो आप उसी के बारे में जानते हैं। डिस्ट्रेस सेल्स का मतलब क्या है कि आप क्या करते हो, किसी भी सिक्योरिटी प्रॉपर्टी को जब आप बहुत क्विकली बेचने की कोशिश करो, इवन लॉस में भी, तो भी उसको उसी को कहते हैं आपका ये वाला पार्ट। ठीक है, उसी को कहते हैं बेसिकली डिस्ट्रेस्ड सेल्स। फिर नेक्स्ट आपका टर्म आता है दैट इज डिस्करेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। यानी एज इंडिविजुअल्स मे बी रिलक्टेंट टू एक्यूमुलेट वेल्थ, इफ अ सिग्निफिकेंट पोर्शन इज टैक्स्ड ऑन इनहेरिटेंस, तो वो फिर क्या होगा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट उसकी रुक जाएगी। फिर तीसरी चीज होगी, इट विल डिस्करेज इंडिविजुअल्स फ्रॉम वर्किंग हार्ड। क्यों? क्योंकि इट में अमाउंट टू डबल टैक्सेशन एज एसेट इनहेरिटेड माइट हैव बीन ऑलरेडी टैक्स्ड। तो उसको लगेगा यार क्यों मैं वर्क हार्ड करूं, मुझे एसेट इतने सारे, हर एसेट पे जब मुझे पैसा ही देना है, तो अफेक्ट बिजनेस को भी अफेक्ट करेगा। बहुत सारे बिजनेसेस को ये लग सकता है कि भाई वो अवॉइड करने के लिए भाग जाए, अब्रॉड ही चले जाएं, फोर्सफुली सेल कर दें, ब्रेकअप कर लें फैमिली से ही। समझ रहे हो आप? और उसके बाद डबल टैक्सेशन का कंसर्न, क्रिटिक्स ने बोला इनहेरिटेंस टैक्सेस में आपको
डबल टैक्स देना पड़ेगा। वेल्थ बीइंग ट्रांसफर हैज बीन ऑलरेडी द सब्जेक्ट ऑफ इनकम एंड अदर टैक्सेस। तो कंक्लूडिंग लाइन पे बोल रहा है इनहेरिटेंस टैक्स से आप इफेक्टिवली वेल्थ इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर सकते हो, बट इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स केयरफुल बैलेंसिंग। इनहेरिटेंस टैक्स को आप लगाओ, आपकी वेल्थ इनइक्वालिटी कम होगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर ये ध्यान रखना है अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस इसके ना हो। इसीलिए बहुत ही वेल डिज़ाइन करके एक प्रोग्रेसिव इनहेरिटेंस टैक्स आपको लगाना पड़ेगा, ताकि वेल्थ इक्विटी प्रमोट हो और आपके सोशल प्रोग्राम्स के लिए रेवेन्यू रेज हो। जिस पर्पस के लिए कर रहे हो वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए, उसके और इम्प्लीकेशंस ना पड़े। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इकॉनमी पढ़ रहे हैं, इस तरह के टॉपिक्स आपको पता है आते ही हैं। आप समझते हैं ये न्यूज़ में क्यों रहा। देखो, रिसेंट डेटा एक आया ग्लोबल आईआईटी एल्यूमिनी सपोर्ट ग्रुप्स का। इन्होंने कैंपस प्लेसमेंट के रिगार्डिंग एट प्रोमिनेंट आईआईटीज में ये बहुत बड़ा कंसर्न रखा कि भाई इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रही है और इसको मॉनिटर करने की बेहद ज़रूरत है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको जान के बड़ा दुख होने वाला है कि बढ़ गया है, 7.4% हो गया। इस तरह का डेटा ज़रूर याद रखना है। मार्च 2024 से अप्रैल 2024 तक ये इतना बढ़ गया, सोचो, कभी 7.4% था, अब 8.1% हो गया है। कह रहा फिर हमने एनएसएसओ का डेटा उठाया, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, उसमें चेक करा कैलेंडर 2023 का, एनएसएसओ रिलीज करता है। कह रहा उस टाइम 3.1% थी ये, और आज उसके बाद फिर दूसरा ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा, वहाँ पर 5.1% का रेट दिखा रखा था। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में है यानी कि अब अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर ये कह रहा है 5.2% है। इवन हमारे देश में रूरल अनएम्प्लॉयमेंट से भी ज़्यादा हमारे अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। और वुमेन का तो और हालत खराब, वुमेन का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो 41%। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट उठाया साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट्स के बारे में, तो उसने बताया कि बिलो एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है। कह रहा है कि मैप पूरा ग्राफ बना के उसने दिखाया कि देखो कैसे 17 में क्या था, 6% होते 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 अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम दिखा रहे हैं यहाँ पर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, रिपोर्ट है, रिवील कर रहा है 1 आउट ऑफ एवरी 3 अनएम्प्लॉयड। कह रहा है कि यंग पॉपुलेशन में आईएलओ ने बताया अपने इंडियन एम्प्लॉयमेंट 2024 की रिपोर्ट में साफ साफ तौर पे कि भैया आपके देश में जो यूथ पॉपुलेशन है उसमें 3 में से 1 बंदा बेरोजगार बैठा है। अभी कह रहे हैं कि इंडिया में बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या है। कह रहा है पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत जबरदस्त है। वर्ल्ड बैंक ने वार्न किया है साउथ एशियन रीजन्स को इंक्लूडिंग इंडिया कि आप डेमोग्राफिक डिविडेंड्स का कोई यूज नहीं कर रहे हो। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में आया कि आप बढ़ाते ही जा रहे हो अपना वर्किंग एज पॉपुलेशन इतनी होने के बाद भी। अगर आपके देश में अनएम्प्लॉयमेंट है तो धिक्कार है आपके ऊपर। फिर इलिटरेसी, आईएलओ की रिपोर्ट में आया कि डिस्पाइट कंसिडरेबल प्रोग्रेस लेवल ऑफ एजुकेशन अटेनमेंट हायर लेवल्स पर आज भी लो है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट को एक चैलेंज मिल जाता है। फिर कह रहा है स्किल गैप है, ओनली 4.7% जो इंडिया का लेबर फोर्स है वो स्किल ट्रेनिंग करता है। तो कह रहा है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने जबकि कंडक्ट भी करा, गैप स्टडीज चेक करी, तो उन्होंने बोला भैया तुम 3 तरह से काम करा करो, और उसमें बताया गया 29.82 करोड़ वर्कर्स को स्किल, रीस्किल और अपस्किल करा गया था। स्किल ट्रेनिंग्स को बहुत एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं उसके साथ साथ। लो ट्रेनिंग कैपेसिटी, पूरे रीजन्स में कौन है ट्रेनिंग सिखाने वाला। फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए शारदा प्रसाद कमेटी को सजेस्ट करा गया, स्किल इंडिया रिफॉर्म लेकर आओ भाई। तो की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स ये वाले होते हैं, ध्यान रखना। आपके देश में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसा चल रहा है उसका इंडिकेटर कौन होते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशो, एक्टिविटी स्टेटस, यूजुअल स्टेटस, एक्टिविटी, ये सारा आपको बता देता है कि आपके देश में क्या स्थिति बनी हुई है। फिर इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमेशन, भाई सीधी सी बात है, जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी और अगर आपकी लोगों ने, आपकी जो सिटीजन्स हैं उन्होंने नहीं सीखा टेक्नोलॉजी को, कैपिटल इंटेंसिव नहीं किया उन्होंने, तो आप गए। जॉब मार्केट में ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी आने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सारी की सारी कैपिटल इंटेंसिव और ऑटोमेटेड हो गई है, जिससे कि मास में लोगों को निकाला जा रहा है। 69% जॉब इंडिया में ऑटोमेशन की वजह से एस्टिमेट करी गई हैं कि थ्रेटन हो चुकी हैं। सीजनल नेचर है एम्प्लॉयमेंट का सर्टेन इंडस्ट्रीज में, कह रहा है एग्रीकल्चर उठा लो, एलिड सेक्टर उठा लो, ये सीजनल नेचर के हैं। फिर कैजुअल एंड इनफॉर्मल लेबर, स्कार्सिटी है जॉब्स की। इनफॉर्मल सेक्टर में भी जाओगे तो वहाँ लो एंड इनकंसिस्टेंट वेज मिलेगी।
और इंडिया में आपको पता है सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है। 90% एडल्ट यूथ वर्कर हमारा इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है। तो कह रहा देखो इसी वजह से हमारे देश में ये समस्या बनी हुई है। अभी कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए स्टेप्स क्या क्या उठाए गए हैं। कह रहा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना हमने की है। इसमें हमने लॉन्च किया था भाई 3.0 की भाई इंसेंटिवाइज करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के साथ लोगों को बांधो। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पे भी हमने कोलेटरल फ्री लोन देने शुरू करे एमएसएमई सेक्टर्स को कि भैया अपना बिजनेस एक्सपेंड करो, ठीक है ना। फिर पीएम स्वनिधि स्कीम करी हमने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, मैंने आपको पढ़ाई भी थी कि फ्री वर्किंग कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन देने लग गए हम। पीएम विश्वकर्मा भी हमने लगाई कि जितने भी आर्टिजन्स हैं, क्राफ्ट पीपल हैं रूरल अर्बन एरियाज के लिए, इनको भी हमने एंड टू एंड सपोर्ट दिया। स्कीम एम टू स्ट्रेंथन द नर्चर एंड गुरु शिष्य परंपरा एज वेल। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2.0 से हमने कई सारे वोकेशनल एजुकेशंस को टाई अप करा क्लास 9th ऑनवर्ड जो भी बच्चे हैं उनको, ताकि स्किल्स भी आए। फिर दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो आपका लाइवलीहुड मिशन है, उसमें भी हमने पुअर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हेल्प करने की कोशिश करी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में हमने स्किल डेवलपमेंट, अगेन डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बहुत सारे हमने रोजगार मेले चलाए। कह रहे तो वे फॉरवर्ड में एक ही बात सजेस्ट करी जा रही है कि देखो जी एक काम करो, आप अपनी प्रोडक्शन को, ग्रोथ को एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव बना दो। जितने भी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, एमएसएमई है, इन सब पे ज़्यादा फोकस करो, इंक्रीज करो, कॉम्पिटिटिवनेस एमएसएमईज का बढ़ा दो। और आप क्या कर दो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर दो। कोशिश करो एग्री एंटरप्रेन्योर्स भी निकल कर आए। समझ रहे हो, एडवांटेजेस टेक्नोलॉजीज का लो यहाँ पर, क्वालिटी ऑफ जॉब्स को इन्हांस करो, चाइल्ड केयर ये सब बढ़ाओ ताकि वुमेन भी आए काम कर सके। अर्बन पॉलिसी में जितने भी माइग्रेंट वुमेन है इनके डेटा बनाओ कि इनको क्या ज़रूरत है। स्किल ट्रेनिंग में इनको कलेक्ट करो, एजुकेशन ट्रेनिंग दो इनको। उसके बाद लेबर मार्केट में अगर इनक्वालिटी आ रही है तो पहले तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ इनको करो आप कनेक्ट, ताकि डिजिटल डिवाइड ख़त्म हो। और उसके बाद रिस्ट्रिक्टिव करो, मिनिमम वेज एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन ज़रूर लगाओ वीकर एम्प्लॉयमेंट्स में। लेबर में फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ाने के लिए आप मॉनेटरी इंसेंटिव दिया करो। क्लोजिंग गैप बिटवीन क्वालिटी ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स की स्कूलिंग का जो गैप है वो ख़त्म करो। और वुमेन को फाइनेंस और इनपुट वगैरह एक्सेस करवाओ आप, तभी जाके आपका ये अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पे हम चलते हैं। होपफुली गाइस आपको समझ आ रहा होगा, टॉपिक्स थोड़े से बड़े हैं, ये है भी ज़्यादा, तो लेट्स कवर इट। अब देखो न्यूज़ में क्यों रहा है ये। स्लगिश ग्रोथ थी प्राइवेट ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की, जो परसेंटेज जीडीपी का रहा करंट प्राइसेस में सिग्निफिकेंट चैलेंज इंडियन इकोनॉमी को दे रहा था। अब देखो जीएफसीएफ यानी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। इंडिपेंडेंस से लेकर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन तक हमारी इन्वेस्टमेंट आज तक बिलो ही रही है। हमेशा हम जीडीपी के 10% बिलो ही ये काम करते आए हैं। 1980 में 10% जीडीपी के अराउंड बढ़ी थी, 7 से 8 जो ईयर था उसमें 27% बढ़ा। इन्वेस्टमेंट हमारी इतनी बड़ी थी। 11-12 के ऑनवर्ड हम देख रहे हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फिर गिरी जीडीपी के रिस्पेक्ट में। फिर एब्सोल्यूट टर्म्स में ये सारी चीज़ें हमारे साथ चलती रहीं। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कांस्टेंट प्राइसेस का डेटा यहाँ पर दिखा रहा है आपको, ईयर वाइज इस पे क्या क्या आया। अब देखो फॉल क्यों कर रहा है, ये समझने की बात है। कह रहा है हिस्टोरिकली इंडिया में ना हायर कंजम्पशन हैज़ लेड टू लोअर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ऐसा होता था। अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी होने की वजह से और पॉलिसी में अनसर्टेनिटी होने की वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन हो जाती थी। अब समझो कि कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है। देखो कैपिटल फॉर्मेशन जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप अपने रिसोर्सेज में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप प्लांट्स खरीद रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो, है ना। ह्यूमन कैपिटल आप बेसिकली अच्छा कर रहे हो, एजुकेशन हेल्थ वगैरह कर रहे हो, में पैसा लगा रहे हो। तो ये सारा का सारा जो पैसा इस तरह से लगता है, एसेट्स में लगता है, उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, कि किसी कैपिटल का फॉर्म होना। कैपिटल गुड का मतलब ही यही होता है कि वो सारे गुड जो फ्यूचर में आप प्रोडक्टिव मशीनरी वगैरह जो यूज़ करोगे उसको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। अब ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये ग्रोथ बताती है आपकी फिक्स कैपिटल की। फिक्स कैपिटल मतलब असेट है, जो भी आपके लैंड बिल्डिंग वगैरह फिक्स एसेट होता है ये। अब ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जैसे कि लैंड इंप्रूवमेंट करना, प्लांट मशीनरी को इम्प्रूव करना, चेंज इन स्टॉक अगर रॉ मटेरियल वगैरह में हो रहा है वहाँ पे चेक करना। तो नेट कैपिटल फॉर्मेशन इज डिस्टिंग्विश विद, आपका ध्यान रखना नेट कैपिटल फॉर्मेशन और जीएसएफ में अंतर होता है, क्योंकि उसमें एनएसएफ के अंदर डेप्रिसिएशन ऑब्सोलेंस से सारा कुछ आ जाता है और जीएसएफ जीसीएफ में ये नहीं आता है। इतना अंतर ज़रूर रखना है।
अब आप जब भी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की बात करोगे तो यानी कि स्ट्रक्चर का इक्विपमेंट होगा, लाइवली स्टॉक, ये सब चीज़ें होंगी, और जो नहीं होता है वो ये नहीं होता। अब किसी भी इकोनॉमी के लिए जीएफसीएफ को यानी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक वेरिएबल क्यों माना जाता है? उसका सबसे बड़ा कारण है ग्रोथ मल्टीप्लायर, कि जीएफसीएफ एंड जीडीपी पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। जीएफसीएफ बढ़ेगा तो जीडीपी भी बढ़ेगा, ध्यान रखना इस बात को। और दूसरी बात है, ये भी दिखाता है कि आपकी कंट्री में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, प्रोडक्टिविटी कितनी है। सेल्फ सफिशिएंसी को भी प्रमोट करता है, क्योंकि आपके पास पैसा होगा तो कैपिटल एसेट खरीदोगे ना, और फिर इसका मतलब ये है कि आप अच्छी प्रॉस्पेरस कंट्री हो। फिर मार्केट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है आप पर, फिर आप पे लोग पैसा लगाना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट जीएफसीएफ जो है एक रफ इंडिकेटर की तरह सर्व कर रहा है, हाउ मच प्राइवेट सेक्टर एंड इकोनॉमी इज विलिंग टू इन्वेस्ट, समझ रहे हो मेरी बात को। फिर रिफ्लेक्ट करता है ओवरऑल आउटपुट। जीएफसीएफ एक इंडिकेटर है जो ओवरऑल आउटपुट ऑफ इकोनॉमी को दिखाता है। और व्हाट इज हाइंडरिंग द ग्रोथ ऑफ जीएफसीएफ? तो कह रहा है स्लो पेस है रिफॉर्म्स का, स्पेशली लैंड एक्विजिशन करने में। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है इंडियन बैंक्स को, आप जानते ही हो हमारे बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है। फिर हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत ज़्यादा है, खरीदेगा कौन, बेचेगा कौन। हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होती है तो हाई लैंडिंग रेट्स, हाई इन्फ्लेशन, ओ हो, फिर लोग इन्वेस्ट करने की सोचते ही नहीं है। तो कंक्लूडिंग लाइन में कह रहा है कि अगर इंडिया सचमुच चाहता है ना कि हम अपना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएं, तो इंडिया को आज ही इस विषय में सोचना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कैपिटल फॉर्मेशन जितना होगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म जितनी होएगी, जितना मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को आप स्टेबल करोगे, उतनी ही जल्दी आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को रियलाइज कर पाओगे। तो समझ आया, जीएफसीएफ इज वेरी मच कनेक्टेड टू योर सपना, दैट इज $5 ट्रिलियन, ठीक है, इकोनॉमी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टार्टअप्स इन रूरल इंडिया। बिफोर दैट गाइस लेट मी ड्रिंक वाटर, ना हीट अप सीजन है, आप जानते ही हो। गिव मी अ मोमेंट। तो स्टार्टअप्स इन रूरल इंडिया पे हम चलते हैं। वाई इट इज इन द न्यूज़? देखो स्टार्टअप्स ना एक बहुत बड़ा होप है हमारे रूरल इंडिया के लिए, स्पेशली हमारे एग्रीकल्चर के लिए। रूरल स्टार्टअप्स का मतलब है कि आप एग्रीटेक लाओगे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाओगे हेल्थ केयर एजुकेशन में, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या, कि आप चाहोगे रूरल एरिया में इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ जाए, डिजिटल इंक्लूजन हो जाए, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलने लग जाए, और ये सारी चीज़ें हो जाए, एजुकेशन का लेवल बढ़ जाए। अब हम इतने प्रयास में क्यों लगे हुए हैं, इंडियन गवर्नमेंट क्यों इस बारे में इतना सोच रही है कि रूरल इकोनॉमी के लिए स्टार्टअप्स का रोल इतना इम्पोर्टेंट, जानते हो क्यों है? क्योंकि रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा, आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा सपना है वो रियलाइज हो जाएगा, क्योंकि रूरल इकोनॉमिक हमारी इंप्रूवमेंट होगी। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। रूरल स्टार्टअप नॉट ओनली प्रोवाइड इनोवेटिव सोल्यूशंस, बल्कि आपको लाइवलीहुड भी देगा। यार एग्जाम्पल के तौर पे मीशो सुना होगा आपने, एक शॉपिंग सेल्स है, जैसे अमेजोन होता है ना, वैसे मीशो पे भी आपने कभी शॉपिंग की होगा। ऐसी उड़ान एक आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का स्टार्टअप है, रूरल स्टार्टअप ही है। रूरल स्टार्टअप से देखो फायदे ही होंगे, फाउंडर्स बेस्ड इन अर्बन एरियाज, जैसे कि जय किसान है, मितिकूल है, सारे के सारे ना ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। अमूल देखो कैसे बना, रूरल स्टार्टअप का ही तो खेल था, आज अमूल का दूध पीते हो आप। तो एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, रूरल अर्बन डिवाइड से क्या हुआ, जैसे आपका क्या हुआ, पूरे का पूरा ना एक्सेस एडटेक सेटअप्स खुल जाएंगे, पाठशाला, लर्निंग डिलाइट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंक साथी जैसी चीजें रूरल एरियाज तक पहुंचेंगी। वुमेन एम्पावरमेंट होगा, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप बढ़ेगा। तो लिज्जत पापड़, सरल जीवन सहेली, फार्म दीदी, ये कहाँ से आया? लिज्जत पापड़ का कॉन्सेप्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही आया है, वुमेन ही बनाती है। फिर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कह रहा अग्री विजय अर्थशास्त्र, रूरल स्टार्टअप ने अगर आपने विजन उसका क्लीन एंड ग्रीन इंडिया का कर लिया, कह रहा देखो यही देखो ये भी अल्टीमेटली आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक पहुंचाएगा। तो ये भी करना है। वाटर गवर्नेंस, कह रहा वाटर लैब इंडिया, खेती हूँ, ये सब स्टार्टअप से क्या होगा, एग्रीकल्चर का पानी बचेगा, एग्रीकल्चर इनोवेशन बढ़ेगा, इरिगेशन एज अ सर्विस, हैसल फ्री, पेपर यूज, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आप बना पाओगे। और बेनिफिट क्या होगा, क्रॉप्स अच्छी होंगी, शुगर केन सॉइल हो हेल्थ मॉनिटरिंग कर पाओगे आप, ये सारे फायदे। फिर इनिशिएटिव में क्या क्या किया गया, कह रहा स्टार्टअप इंडिया ऑलरेडी 2016 में स्कीम ही थी, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन लाओ, स्टार्टअप्स बनाओ, इकोनॉमिक ग्रोथ करो और लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दो।
कह रहा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम थी, उसने भी स्टार्टअप में बहुत काम किया। न्यू जेन इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर है, एग्रीकल्चर, सारी की सारी स्कीम्स हैं ये बेसिकली जो हम रूरल डेवलपमेंट पे लाए ताकि ज्यादा से ज्यादा हम वहां पर स्टार्टअप्स को खोल पाए। लेकिन रूरल स्टार्टअप्स पे गाइस आने में इतना आसानी नहीं है, बड़ी सारी दिक्कतें हैं। कह रहा सबसे पहली बात कनेक्टिविटी गैप विद सप्लायर इन अर्बन एरियाज, जिसकी वजह से डिले कॉस्ट बढ़ जाती है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी नहीं रह जाती। फाइनेंशियल्स की दिक्कत, पैसा कहाँ से लाओगे, लिमिटेड अवेलेबिलिटी है ना बैंकिंग सर्विसेज की रूरल एरियाज में आज भी। कह रहा सपोर्ट सिस्टम की दिक्कत, कह रहा मेंटोरशिप मिलेगी नहीं, कहाँ से लाओगे, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज की प्रॉब्लम। फिर अर्ली अडॉप्टर्स कौन होंगे जो आने के इतने इच्छुक होंगे जो आए, क्योंकि वहां पर इनको पता है पैसा भी कम है, लोगों की इनकम भी कम है और डिजिटल पेनिट्रेशन है नहीं, कौन जाएगा। लिमिटिंग मैकेनिज्म, फंडिंग मैकेनिज्म है रूरल एरियाज में। कह रहा अर्बन स्टार्टअप जो बेंगलोर दिल्ली मुंबई में है वो 92% स्टार्टअप्स की फंडिंग के लिए उनको पैसा मिलता है पास्ट 9 ईयर से। कह रहा रूरल एरिया में कहाँ मिल रहा है, पैसे की दिक्कत, भारी समस्या। तो कह रहे वे फॉरवर्ड में आप क्या करो, कुछ तो पॉलिसीज, कुछ तो सपोर्ट दोगे। तो कह रहा चैलेंज को दूर करने के लिए पैसों का एक्सेस बढ़ा दो, स्किल डेवलपमेंट करा दो और आपका इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दे दो, कम्युनिटी का एंगेजमेंट बढ़ाओ। ठीक है, लोकल कम्युनिटीज से उनको कहो कोलैबोरेट करें, एनजीओ से कोलैबोरेशन बढ़ाओ, सस्टेनेबिलिटी विकसित भारत की तरफ बढ़ो। है ना, इसी में एक टॉपिक आता है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, जो कि कौन रिलीज करता है, 2024 का आ गया है, रिसर्च ग्रुप है हुरुन, उसने रिलीज किया है। 2023 में जैसे मैंने आपको बताया था इंडिया में 67 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स थे, 68 2022 में थे, प्लेस थर्ड ग्लोबली। डिलीवरी और नायका को मिला था अगर आपको याद हो। यूएसए को 703 यूनिकॉर्न्स हैं, चाइना के पास 340 हैं, यूएस के पास 50% वर्ल्ड के नॉन यूनिकॉर्न्स हैं, उसके बाद चाइना के पास 25% है। फाउंडर जो इंडिया का है, मोर ऑफशोर यूनिकॉर्न्स अनदर, है ना। हमारे पास यूनिकॉर्न का मतलब सीधा समझ लो, यूनिकॉर्न वही कंपनी होती है जो कि बिना लिस्ट किए पब्लिक एक्सचेंज में $1 बिलियन की वैल्यू रखती है, उसी को हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। एक होता है गैजेल्स भी होता है, वो यूनिकॉर्न की तरफ बढ़ सकती हैं विद इन 3 ईयर, वो स्टार्टअप है, मोस्ट लाइकली टू गो यूनिकॉर्न 5 ईयर, तो उसको चीतास कहते हैं। ये टर्म जरूर याद रखनी है। अब हमारे देश में यूनिकॉर्न इंडिया डिक्लाइन क्यों हुआ, उसका कारण है सस्टेनेबिलिटी मॉडल्स, हाई कैश बर्न रेट है, हैवी डिस्काउंट की वजह से कंज्यूमर को आप अट्रैक्ट करते हो, प्रॉफिटेबिलिटी खत्म होती है आपकी, लॉन्ग टर्म वायबिलिटी बचती ही नहीं, स्टार्टअप्स बड़े ओवर वैल्यूड है। पेटीएम का तो स्टॉक है 80% गिर गया 2021 की लिस्टिंग में। सेवरल इंडियन स्टार्टअप इतने रिचली वैल्यूड हुए और फिर वो गिर गए। फिर फंडिंग की दिक्कत है। तो कह रहा कि करना ये है कि सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल आप बनाओ, इन्वेस्ट करो टेक्नोलॉजी इनोवेशन में, फेयर वैल्यूएशन करो, सिंप्लीफिकेशंस करो लीगल कंप्लायंसेस में, तब जाके बनोगे आप। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, अगेन एन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने आरबीआई से पूछा कि भाई 10 ईयर की ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ कि जो इंडिया का रुपी है ना वो ग्लोबली एक्सेसिबल और एक्सेप्टेबल हो जाना चाहिए। एक बात रखी कि भाई इंटरनेशनलाइजेशन होना चाहिए। अब क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं कि भाई इंटरनेशनलाइजेशन करेंसी का हो जाना चाहिए। तो उसके लिए कह रहे हैं देखो जी, एक तो तरीका है कि इकोनॉमिक फंडामेंटल सच एज इकोनॉमी का जो साइज है आपका वो ट्रेड नेटवर्क का वगैरह बढ़ जाए, डेथ एंड लिक्विडिटी कैपिटल मार्केट में रहे और स्टेबिलिटी रहे, कन्वर्टेबिलिटी आसान हो आपकी करेंसी में, तो हो सकता है। अब इंटरनेशनल करेंसी इज वन दैट इज यूज एंड होल्ड बियॉन्ड, आपको पता है इंटरनेशनल करेंसी यूएस डॉलर में क्या होता है, यूएस डॉलर हर जगह पर होता है, यूज कर सकते हो आप, कहीं पर भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कोई रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो सब लोग कर सकते हैं। करेंसी इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब ही होता है कि आपकी करेंसी अब नेशनल नहीं रही, बाहर के लोग भी उसको यूज कर रहे हैं, बाहर के लोग भी उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज और स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह यूज कर रहे हैं। करेंटली वर्ल्ड में यूएस डॉलर है, यूरो है, जापानीज येन है, पाउंड स्टर्लिंग है, ये चार ऐसी हैं जो कि इंटरनेशनलाइज्ड हो रखी हैं। इंडिया मूव टूवर्ड्स पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी 1990s में चला गया था। इंडिया ने अपना एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बनाया जिसमें बात करी कि भाई हम मसाला बॉन्ड ये सब बनाएंगे और रेस करेंगे रिसोर्सेज को। अब देखो किसी भी कंट्री की ये इच्छा क्यों हो जाती है, आज भी देखो ऐसा नहीं कि इंडियन रुपी कई जगह पे लीगल टेंडर है, गल्फ की कंट्रीज में जाओ आप, कुवैत, बहरीन, कतार,
कतर और यूएई में आज भी यहाँ हमारे देश का करेंसी चलता है। लेकिन देखो, मुद्दा ये है कि क्यों कोई भी कंट्री इच्छा दिखाती है कि उसकी करेंसी इंटरनेशनलाइज हो जाए। सबसे बड़ा बेनिफिट होता है लिमिट एक्सचेंज रेट रिस्क। अगर आपकी करेंसी भी क्या हो जाए, इंटरनेशनलाइज हो जाए, तो आपको सबसे बड़ा जो खतरा होता है, एक्सचेंज रेट रिस्क जो रहता है, वो आपका खत्म हो जाएगा, जिससे आपका एक्सपोर्टर इंपोर्टर आराम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट का एक्सेस बढ़ेगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगी, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एसेट क्रिएट होंगे, आपका बजट डेफिसिट कम होता जाएगा। बजट डेफिसिट बोले तो, बजट डेफिसिट का मतलब है कि फिर जो आपको समस्या हो जाती थी कि भैया एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दिया, इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया, एक्सपोर्ट कम हो गया, बजट का डेफिसिट हो जाता था, करंट अकाउंट डेफिसिट से बचोगे आप। आपका कैपिटल फ्लो स्ट्रांग रहेगा, रेगुलेट रहेगा, आपकी फॉरेक्स रिजर्व्स की जो इतनी रिक्वायरमेंट पड़ती थी वो सब खत्म होंगी। तो प्रेजेंटली इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व जो है वो $642.63 बिलियन है। इसकी ज़रूरतें कम हो जाएंगी। लेकिन चैलेंज भी है, इतना आसान नहीं है, हवा हवाई बातें नहीं है कि आज आपने सोचा और इंटरनेशनलाइज हो जाए। सबसे बड़ी समस्या जानते हो क्या हमारे सामने चैलेंज है? एक्सचेंज रेट की वॉलेटिलिटी। एक्सचेंज रेट का आप समझ रहे हो, पोटेंशियल है इसके अंदर। पूरा एक्सचेंज रेट इनिशियल स्टेज में ही हम घुटने टेक सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत बड़ा डायलेमा है, कॉन्फ्लिक्ट है। कंट्री नीड्स टू सप्लाई इनफ टू इट्स करेंसी ताकि वो ग्लोबल डिमांड को फुलफिल कर पाए। इतना आसान नहीं होता। एक्सटर्नल शॉक से आपकी करेंसी बच पाएगी, इतना दम रख पाएगी, ये भी एक बात है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंटीग्रेशन फाइनेंशियल मार्केट कुड अफेक्ट स्टेबिलिटी इन द लॉन्ग टर्म, ये भी होता है। फिर अप्रोच क्या की जाए? क्या हाथ पे हाथ रख के बैठ जाया जाए? नहीं, अप्रोच ये करनी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपका जो रुपी है वो इंटरनेशनलाइज हो जाए, तो सबसे पहला काम करो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। यानी कि आपको ये करना है कि आप आईएनआर इंडियन नेशनल रुपी को फुल्ली कन्वर्टिबल कर दो करंट अकाउंट में, पार्शली कैपिटल अकाउंट में। समझ में आ रहा है? और फेमा के जो भी रिव्यूज हैं उसकी जो जरूरत पड़ेगी उसके साथ इसको सेटल कराओ। बैंकिंग की सर्विस से लोन वोन ये सब करते हो ना आप, इसको आईएनआर में करना शुरू करो, ऑफशोर ब्रांचेस में भी डालो इसको इंडियन बैंक्स की, और प्रमोट करो इंटरनेशनल यूज आईएनआर का। धीरे धीरे लेके जाओ आप, एकदम से मत बढ़ा दो आप। करेंसी स्वैप वगैरह कराने शुरू कराओ आप। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से ही इसका मतलब ये होता है कि एबिलिटी और फ्रीडम टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। आप प्रमोट करो इंटरनेशनल यूज आईएनआर का, एफिशिएंट सेटलमेंट करो आप, मैकेनिज्म लगाओ आप किसी भी तरीके से उसका, बूस्ट करो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम को जो भी ज़रूरत है। फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो, इंडियन पेमेंट सिस्टम को इंटरनेशनलाइज करो। यानी कि आप क्या करो, एक्सटेंशन करो ग्लोबल रीच ऑफ इंडियाज पेमेंट सिस्टम। रियल टाइम, जैसे कि आपने यूपीआई का करा, सिंगापुर यूपीआई यूज़ कर रहा है, भूटान यूज़ कर रहा है, ऐसे ऐसे काम करो आप। समझ रहे हो? इस तरह से जाओ आप इंक्लूड करो आईएनआर को कॉन्टिन्यूस लिंक्ड पेमेंट सिस्टम के अंदर। आप क्रिएट कर दो एक इंडियन क्लियरिंग सिस्टम को। और स्पेशल ड्राइंग राइट्स तो आपको पता ही होना चाहिए, एक तरह का इंटरनेशनल रिजर्व असेट है, आईएमएफ ने क्रिएट करा ये, ताकि आप ऐसे सप्लीमेंट कर पाओ कंट्री के ऑफिशियल रिजर्व्स को। इंडियन क्लियरिंग सिस्टम को आप क्रिएट करो मार्केट के अंदर, आईएनआर को एक व्हीकल करेंसी की तरह ये काम में लगाओ आप। समझ रहे हो? ऐसे जाना है स्टेप बाय स्टेप, एकदम से नहीं सोचना है, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। समझ रहे हो? फिर स्ट्रेंथन करो अपनी फाइनेंशियल मार्केट, वो जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप हार्मोनाइज कर दो केवाईसी नो योर कस्टमर नॉर्म्स आरबीआई सेबी के, ग्लोबल 24/5 आईएनआर मार्केट को कर दो आप, इंक्लूड कर दो आप इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ग्लोबल बॉन्ड पॉलिसीज के साथ। तो आपको करना क्या क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप ये करना है कि इंडियन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कराओ आप। जैसे मैंने आपको फिर बताया, सिंगापुर कर रहा है, यूपीआई यूज़ कर रहा है ना, ऐसे ही बाकी देशों में भी कराओ। स्पेशल वॉस्ट्रो रूपी रूपी अकाउंट्स क्रिएट करो, आरबीआई पुट इन प्लेस मैकेनिज्म, ऐसे ही आप करो। मतलब समझ रहे हो, आरबीआई ने करा है आईएनआर ट्रेड सेटलमेंट को 22 कंट्रीज में अलाउ किया है बैंक को कि हमारे साथ आप कंट्रीज में कर सकते हो, स्पेशल वॉस्ट्रो रूपी अकाउंट के फॉर्म में सेटल होंगी पेमेंट। इंडिया आईएनआर एज डेजिग्नेटेड फॉरेन करेंसी है श्रीलंका में। एशियन क्लियरिंग यूनियन में है ना सर, आरबीआई ने प्रपोज करा है कि हम आईएनआर को इंक्लूड करेंगे एशियन क्लियरिंग यूनियन में। वैसे गुजरात एक गिफ्ट सिटी के फॉर्म में होस्ट करती है वैसे, और देखो स्टेट्स में भी कराओ। बायलेटरल स्वैप अरेंजमेंट है,
आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे इंडिया करेंटली हैज़ अ BSA विद जापान 75 बिलियन डॉलर्स का। ऐसे ही आप दूसरे देशों से भी कराओ। इंडिया ने साइन भी करा है 35 बिलियन रुपी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद UAE। तो हम इस पे कदम उठा रहे हैं, बट वो स्टेप बाय स्टेप ही जाएं। ऐसा ना हो कि एकदम से हम इस पे उछलने लग जाएं और हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खो दें। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेसल थर्ड एंड गेम। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों रहा, सबसे पहले तो ये समझते हैं। देखो, कंज्यूमर बैंकर्स एसोसिएशन ने रिसेंटली एक वाइट पेपर पब्लिश करा कि इम्पैक्ट बेसल थर्ड एंड गेम प्रपोजल का क्या होता है। बेसल थर्ड एंड गेम है क्या? फाइनल सेट ऑफ रूल्स है गाइस, ये ध्यान रखना। बेसल थर्ड नॉर्म्स, बेसल थर्ड नॉर्म्स याद रखना, इसका काम ही यही है जो बेसल कमेटी जो चाहती थी कि बैंक्स को उनका रेगुलेशन, सुपरविजन, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेंथन करना। याद रखो, बेसल कमेटी का ये सबसे बड़ा आइडिया था। पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ग्लोबली सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट बैंक कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या क्या प्रपोज चेंजेस किए जाने चाहिए, वो सारा काम बेसल में किया जाता है। बेसल थर्ड एंड गेम कंज्यूमर बैंकर एसोसिएशन ने ही रिलीज करा है। क्रेडिट रिस्क कितनी रहेगी, मार्केट रिस्क कैसा रहेगा, इस सारे रिस्क के बारे में पता होना चाहिए। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या? पोटेंशियल लॉस जो बैंक बोरोवर की वजह से हो जाता है, आप कितना झेल सकते हो। मार्केट में कुछ उछाल हुई तो उससे आप कितना बैंक आपका झेल सकता है। कुछ अगर आपके लॉस हो गए पैसे ऑपरेशंस के टाइम पर, तो उस रिस्क को, लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाए तो कितना आप बैंक आपके झेल पाएंगे। तो बेसल कमेटी का हेडक्वार्टर्स बेसल में है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसका काम है G10 कंट्रीज के साथ मिलकर ये काम करते हैं, पूरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना। क्योंकि देखो, किसी भी देश का ये समझ लो, अगर बैंक स्ट्रांग होगा तो उस देश की इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। अगर बैंक स्ट्रांग नहीं तो उस देश की, फिर आप समझ लो, बैकबोन पे ही असर पड़ जाएगा और वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। ठीक है, स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, जो ये रूल्स है ना, पूरे के पूरे ये यही बताएंगे कि अमाउंट ऑफ कैपिटल फोकस करना है, बैंक मस्ट हैव द क्रेडिट अगेंस्ट, है ना, आपके पास पैसा हो और उसके अगेंस्ट क्रेडिट ऑपरेशनल, ताकि आप इन रिस्क को झेल पाओ। बैंक्स के पास सिग्निफिकेंट रिस्क झेलने की पार होनी चाहिए। हेविली लिवरेज सेक्टर, जहां से आपको पता है कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उसको आप कैसे मैनेज करोगे वो भी पता होना चाहिए। कह रहा है, याद करो, बेसल 1 की नॉर्म्स आ चुकी हैं पहले ही। 1987 में पहली बार बेसल अपने नॉर्म्स को लेकर आया कि कैसे कमेटी यहाँ पर बैठी और उन्होंने इंट्रोड्यूस करा कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम, जो सबसे ज़्यादा फोकस करता था कि क्रेडिट रिस्क और रिस्क वेटिंग एसेट को कैसे ठीक करना है, कैसे मिनिमम लेवल ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट बैंक के पास हमेशा होनी चाहिए। फिर ऐसे ही बेसल 2 नॉर्म्स आई 2004 में। इन्होंने अपडेट नॉर्म्स लेकर आए ताकि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इन सब के बारे में पता हो। बेसल की थर्ड नॉर्म आई 2010 में, फाइनेंशियल क्राइसिस था, उससे कैसे बच के निकले हम, उसके बारे में। ऐसे ही ये पूरा का पूरा निकल कर आया। फिर इस देखो, बेसल नॉर्म्स का सबसे बड़ा फायदा जानते हो क्या है? आपको बेटर असेसमेंट पता चल जाएगी बैंक की कैसी चल रही है। रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा, आप कस्टमर को अच्छा सर्व कर पाओगे, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को अच्छा सर्व कर पाओगे, आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा हो जाएगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, आपका इकोनॉमिक स्पिलओवर जितना भी है इंश्योर कर पाओगे, बैंकिंग सिस्टम एज अ होल कभी क्रम्बल नहीं करेगा। तो बेसल नॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में प्रोसेस में क्या क्या रहा? देखो, बेसल नॉर्म जैसे ही आए ना, इंडिया ने अडॉप्ट करा, RBI ने इसको माना कि बिल्कुल सही बात है और अपनी 1998-99 की पॉलिसी में भी लेकर आए। और हमने ना अपने कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो होता है, उसको भी हमने इन्हांस करा था। ठीक है, मतलब कैपिटल के विद रिस्पेक्ट में कितना रिस्क है, वो वाला एसेट। ड्राफ्ट की हमने गाइडलाइंस वगैरह निकाली और उसको पूरा प्रेस्क्राइब करा। तो कंक्लूडिंग लाइन में आप ये कह सकते हो, जो कैपिटल अकॉर्ड है 1988 का, उसने पूरा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को सेट करा है ताकि एक हम सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देख पाएँ और बैंक्स अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। कंट्री स्पेसिफिक अडेप्टेशन के लिए भी ये नॉर्म्स लेकर आए हैं। तो दिस इज़ रियली नाइस, राइट? नाउ लेट्स मूव टू दी दिस आर द फॉर्मूला, जस्ट लुक इनटू दिस, क्योंकि फॉर्मूलाज कई बार पूछे जाते हैं तो आपको पता होने चाहिए। 7 टॉपिक गाइस एक और कर लेते हैं, फिर टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो लेट्स रिवाइज नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज असेट मोनेटाइजेशन। रिसेंटली न्यूज़ में पता क्यों रहा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने हाईएस्ट एवर मोनेटाइजेशन वैल्यू को इन्हांस करा है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मोड को ज़्यादा बढ़ाया है। अब असेट का मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, समझते हैं। देखो, आइडिया एसेट मोनेटाइजेशन का आज नहीं आया है। विजय केलकर 2012 में इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया था, बजट में यूनियन बजट 2021-22 में अनाउंस किया गया नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन।
एम का मतलब है असेट मोनेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए रिसोर्सेज को आप जनरेट करते हो, गवर्नमेंट जनरेट करती है, अनलॉक करती है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू को जो बहुत समय से अंडर यूटिलाइज रही। तो पब्लिक असेट जो कि प्रॉपरली पब्लिक बॉडी और रोड वगैरह ये सारे के सारे क्या है, पब्लिक असेट है। तो अथॉरिटी है जो कि पूरा ऑथराइज्ड है, इस पे काम कर रही है, तो इसी में काम करती है। एसेट मोनेटाइजेशन में क्या किया जाता है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए लाइसेंस वगैरह दिया जाता है और फिर ट्रांसफर किया जाता है सारी की सारी चीज़ों को। अब एक होता है कंसेशन एग्रीमेंट, यानी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कंपनीज को कि भैया इसको प्रॉपरली मैनेज करो और पर्टिकुलर टाइम तक इसको ठीक करके रिमोनेटाइज कर दो। अब हमारे देश में रिमोनेटाइजेशन की साइकिल हुई पूरी जैसे होती है। ये एग्जिस्टिंग असेट है, उसको आपने मोनेटाइज करा, फिर प्रोसीड करा मोनेटाइजेशन में, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। अब इंडिया जैसे देश में मोनेटाइजेशन, असेट मोनेटाइजेशन ज़रूरी पता है क्यों था? क्योंकि हमारा जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में हमें फंडिंग करनी थी, बहुत सालों से हम चाह रहे थे कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, इसलिए चाहते थे हम। फिर फिस्कल स्ट्रेन को रिड्यूस करना भी हम चाहते थे, इसलिए भी हमने करा। फिर प्रोविजंस आए ताकि नया से नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो और बेनिफिट हो प्राइवेट सेक्टर्स को भी, और हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए। भाई इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? एसेट मोनेटाइजेशन से डिमांड क्रिएट होगी, जॉब्स बढ़ेंगी, हमारी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ेंगे। तो इनिशिएटिव भी हमने वैसे ही लिए। हमने नेशनल मोनेटाइजेशन हमने पाइपलाइन वाला करा, गवर्नमेंट ने 13 सेक्टर मोनेटाइज किए ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के ना। ब्राउन फील्ड मतलब जो एग्जिस्टिंग है, बहुत ज़्यादा उन पे सैचुरेटेड हो गए हैं, बहुत टाइम से वो खराब पड़े हुए हैं, उसको मोनेटाइज करने को बोला गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने कहा इनके पास पूरा है, फोकस करो, 6 लाख करोड़ इन पे पैसा लगा दो। तो रेलवे ने मोनेटाइज करा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन इसमें काम करने के लिए आया। एक एक एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड है ताकि उससे इन्वेस्टर्स का ट्रैक होती रहे प्रोग्रेस। लेकिन इतना आसान नहीं है, चैलेंज है इसमें। वैल्यूएशन चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज है। कह रहा अगर आप पब्लिक असेट की वैल्यू को एक्यूरेट नापने लग जाओ, स्पेशली जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत डिस्प्यूट रहता है। कैग की रिपोर्ट कुछ कहेगी, असेट का अंडर वैल्यूएशन हो गया तो दिक्कत होगी, मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वाले कुछ कहेंगे। तो ये सारी समस्या है। फिर कह रहा इंटरनेशनल जो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस होते हैं वो पता है क्या होता है? असेट का मोनेटाइजेशन से विद इन 4 ईयर्स सीम्स डिफिकल्ट गिवन द एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, इनको मोनेटाइज करना इनके असेट को इन कंपैरिजन टू द गिवन टारगेट बहुत मुश्किल काम है। फिर ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत, क्लियर रोड मैप नहीं है मोनेटाइज करने का। फिर अदर चैलेंजेस है, बिडर का पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड, इंटरेस्ट है, टेक्निकल कॉम्पिटेंस नहीं है इतनी। तो वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है क्लियर रोड मैप बनाओ ब्राउन फील्ड्स वालों के लिए स्पेसिफिकली। तो रेगुलर क्लैरिटी अगर रहेगी तो फिर जब क्लियर पॉलिसीज होंगी तो आपके डेफिनेटली डिस्प्यूट्स कम होंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट मांग लो। दूसरा, स्ट्रक्चर्स को असेट में क्रिएट करने के लिए आप उसको पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में बना दो। स्टेट्स का सपोर्ट ले लो आप। सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कार्ड कुड बी वेरी मच हेल्पफुल, बट यू कैन ऑल्सो टेक द रीअश्योरेंस। दो उनको, जितने भी इन्वेस्टर्स पैसा लगाए उनको रीअश्योरेंस दो कि आपका इसमें कुछ भी पैसा बर्बाद नहीं जाएगा, तभी तो पैसा लगाएंगे ना वो। तो दिस इज गाइज अबाउट आवर इकोनॉमी। नेक्स्ट टॉपिक से जितने टॉपिक्स बचे हैं विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।